हाँ, करेंटो रहेगा, करेंट अफेयर्स भी रहेगा। हाँ, आएगो बैच का टेस्ट है वो तो अलग होगा ही होगा। हाँ, इस तरीका से चलिए शुरू किया जाए। तो आज हम लोग को राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है। और चल अब कम बा, जल्दी छुट्टी हो जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूरा, दोनों देशों में तबाही के बावजूद युद्ध विराम अभी भी नहीं। और आज ही सुबह सुबह का न्यूज है, आज का न्यूज है कि आईसीसी ने जो है रूसी राष्ट्रपति पर अरेस्ट वारंट जारी किया है, और उस अरेस्ट वारंट को रूसी राष्ट्रपति ने टॉयलेट पेपर कहा है ना। तो चलता रहता है ये सब, तो थोड़ा सा न्यूज देखिए, इससे कोरिलेट कीजिए अपने आप को। अब आप लोग ज्ञानी या मानव हो गए हैं, अब थोड़ा है कि नहीं जान रहे हैं, सब मुद्दा जान रहे हैं, पूंजीवाद साम्यवाद जान रहे हैं, रूस यूक्रेन के बारे में हम लोग कितना दिन से पढ़ रहे हैं, और हमको लगता है जरा मैप से भी पढ़ा दिए, दिखा दिए कि कैसे क्या हुआ। हाँ, 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, हाँ, कैसे वो नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है, नाटो के सदस्य बनने से रूस को क्या घाटा होगा, घेरने की नीति है अजी। तो इन्हीं सब वजहों से ये जो वार हो रहा है, और ये ऐसे खत्म होने वाला भी नहीं है ना। ये युद्ध 1 साल हो गया चलते हुए, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 वर्ष पूर्ण होने पे पूरा डाटा दिया हुआ पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और इस डाटा का प्रयोग कीजिएगा क्योंकि एग्जाम उपयोगी है ये सब न्यूज। ठीक है, 24 फरवरी 2023 को रूस और यूक्रेन के बीच को 1 वर्ष युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो गया। यानी यह युद्ध कब शुरू हुआ था? 22 को शुरू हुआ है ना, और 24 फरवरी 2023 को। तो युद्ध की शुरुआत की तिथि थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, है ना, 24 फरवरी 2022। 1 वर्ष पहले यानी 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं बल्कि उसका विसैन्यीकरण करना है, जिसके प्रत्युत्तर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वह हमले का सामना करेंगे और पीठ नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार विगत 1 वर्ष से यह युद्ध जारी है, जिसका फिलहाल अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो यूक्रेन ने पीठ दिखाई है और ना ही रूस का हमला यूक्रेन के विसैन्यीकरण तक सीमित रहा है। 1 वर्ष से अनवरत जारी इस युद्ध में न कोई जीता है न कोई हारा है। तबाही दोनों देशों में हुई है, अनगिनत लोग मारे गए हैं, करोड़ों विस्थापित हुए हैं, पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में शरण लिए हुए हैं। बीते वर्ष में रूस ने यूक्रेन के अनेक शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा जहां किया है, वहीं यूक्रेन की सेना ने जवाबी कार्रवाई में ज्यादातर इलाकों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। युद्ध में सैनिकों की मौत के आंकड़ों का खुलासा यद्यपि दोनों में से किसी ने नहीं किया है, तथापि दोनों ओर के 1-1 लाख से अधिक सैनिकों के मारे जाने का अनुमान मोटे तौर पर लगाया जा रहा है। दोनों देशों के विशेषतः यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान इस युद्ध में हुआ है। लॉजिस्टिक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं, तेल गैस के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है, सप्लाई चेन अवरुद्ध होने से अनेक देश खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। रूस की स्वयं की वृद्धि दर ऋणात्मक हो रही है, तो संपूर्ण विश्व की वृद्धि दर पहले के पूर्वानुमानों से भी कम हो रही है। वस्तु स्थिति यह है कि 1 वर्ष पूर्व रूस ने जब यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था तो उसे यह युद्ध इतना लंबा चलने की आशा नहीं थी। उसका अनुमान था कि रूसी सेना अधिक से अधिक 1-1.5 महीने में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी, किंतु पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप ने व्लादिमीर पुतिन का इंतजार और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित अनेक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए हैं, जिनके दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को करारी चोट पहुंचाई है। साथ ही रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी पश्चिमी देशों ने लगाए हैं, जिनसे भारी नुकसान का सामना रूस को करना पड़ रहा है। रूस को हो रहे आर्थिक नुकसान को महसूस करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीते दिनों में कई बार यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए बातचीत करने पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन यूक्रेन भी अब अड़ चुका है कि वह तब तक बातचीत में शामिल नहीं होगा
जब तक रूसी सेना उसके क्षेत्र से बाहर नहीं जाती। ऐसे में युद्ध विराम के कोई निकट आसार भी दिखाई नहीं देते। हाँ, 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध पर विराम लगना ही चाहिए। ऐसे में भारत का कथन कि वार्ता कूटनीति से ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव लाया गया जो 141/7 के मतांतर से पारित भी हो गया और भारत जो है इस मतदान से अलग रहा। रूस और यूक्रेन के बीच विगत 1 वर्ष से चल रहे युद्ध के 1 वर्ष पूर्व संध्या पर 23 फरवरी 2023 को यूएन महासभा की विशेष आपातकालीन सत्र में रूस के विरुद्ध एक प्रस्ताव 141/7 के मतांतर से पारित किया गया। भारत और चीन सहित 32 सदस्य देशों ने, भारत और चीन सहित कुल कितने देशों ने इस प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित को गोल घेर लीजिए, अनुपस्थित देशों की संख्या 32। मतदान में अनुपस्थित रहे देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान भी शामिल थे। भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, मोस्ट VVI संयुक्त राष्ट्र महासचिव का क्या नाम है, कई बार आ चुका है, फिर एक बार आया। जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं करंट अफेयर से, ये सबको पॉइंट GK बनाना है ना। हाँ, वहां पर व्यक्ति परिचय में इसको आप डाल सकते हैं कौन क्या है, तो इसको डालिएगा। जनरल कंपटीशन का ये सब फेवरेट सवाल होता है। इवन महासचिव का नाम अक्सर एग्जाम में आता रहता है, करेंट, प्रथम है, इस टाइप से। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हमारी सामूहिक अंतरात्मा का अपमान है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार देते हुए यूएन महासचिव ने कहा कि यह युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता को हवा दे रहा है और वैश्विक तनाव और विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से अन्य संकटों की तरफ से ध्यान हट रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है और वैश्विक मुद्दे को दबाया जा रहा है। महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव में यूक्रेन की उस सीमा के अंदर उसकी संप्रभुता, आजादी, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है तथा इसमें कहा गया है कि रूस बगैर किसी देरी और शर्त के यूक्रेनी इलाके को पूरी तरह से खाली कर दे। उल्लेखनीय है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूएन महासभा सुरक्षा परिषद में कई प्रस्ताव लाए गए जिनमें यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा की गई थी और यूक्रेन की संप्रभुता, आजादी, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया था। भारत इस मामले में लाए गए सभी प्रस्तावों पर वोटिंग से दूर रहा है, लेकिन उसने हमेशा यह कहा है कि यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। भारत ने यूक्रेन और रूस के बीच दुश्मनी से प्रेरित कार्रवाइयों को तुरंत रोकने की मांग की थी। भारत का कहना है इस मामले में बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। चलिए, ये काफी चर्चा में रहा न्यूज। नेक्स्ट न्यूज, अमेरिकी क्षेत्र में चीन के गुब्बारा घूमत रहे, बस धके उड़ा दिलक, ओकरा बाद चीन अमेरिका में तनाव व्याप्त बा। और आज का ताजा खबर, अमेरिका, चीन और भारत के में भी तनाव उत्पन्न हो चुका है ना। हाँ, वो मान नहीं रहा है चीन, हम लोग के बॉर्डर एरिया को पार करके बार बार उल्लंघन कर रहा है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने क्लियर कह दिया है कि अगर चीन ऐसा करता रहा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तो एक तनाव वाला माहौल फिर से आज से भारत और चीन के बीच व्याप्त हो गया है। ये चीन किसी को चिन्हता नहीं, बहुत बेहुदा देश है, बात समझ रहे ना। इसके पास शक्ति है, इसलिए इसके बेहुदेपन को नोटिस करना पड़ता है। और उत्तरी कोरिया भी महाबेहुदा है, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, है ना। बस इतने होशियारी करना पड़ेगा कि उसके पास परमाणु बम ना हो, बाकी वो एक लपेटा में खत्म हो जाएगा वो। लेकिन चीन अलग तरह का पावर है ना। ये तो प्रमाणित हो गया कि कोरोना का जो ये था वो चीन से ही निकला था, हो गया है ना, पूरी तरह से प्रमाणित हो गया। अब बताइए, केमिकल वार शुरू कर दिया। ये पूरे विश्व पर एक छत्र राज करना चाहता है और कम्युनिज्म को ये बढ़ावा देना चाहता है अंदर से, समझ रहे हैं ना। चीन विश्व के लिए खतरा है, ना केवल भारत के लिए खतरा है। बताइए ना, अमेरिका के एरिया में गुब्बारा घुमाओ तो कहता हमारे गुब्बारा ना हो, भाई केकर गुब्बारा हो,
अरे उसमें सब कैमरा रहता है, बहुत कुछ होता है। अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर चीन के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे की उड़ान की जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मिल रही थी। कुछ दिन तक इस पर नजर रखने के बाद अमेरिका ने एक मिसाइल प्रहार के जरिए इसे 4 फरवरी को नष्ट कर दिया। वर्जीनिया में लांगले से उड़ान भरकर अमेरिका के एक लड़ाकू विमान से छोड़ी गई मिसाइल के प्रहार से गुब्बारे का मलबा अटलांटिक महासागर में अमेरिकी क्षेत्र में गिरा। समुद्र में गिरे इस मलबे को एकत्र कर अमेरिकी नौसेना ने इसे खुफिया एजेंसी FBI को सौंपा है। तो यहां एक जानकारी आपको जीके मिल गया। FBI किस देश का खुफिया एजेंसी है? अमेरिका का है। ऐसे जीके याद करना आपको, ये नहीं कि लिस्ट उठाकर पढ़ना है, उससे नहीं होगा। चर्चा में ये पूछ देगा, पूछेगा FBI पूछेगा। अब क्या कीजिए, पूरा विश्व का धके जासूसी वाला जैसे किताब में दिया उस तरीका से नहीं बनाना है। हम लोग को चर्चा में रहे उसको पकड़ना है ना, और वहां से जीके कंप्लीट करना है, स्ट्रेटजी में शामिल करिए। अब भारत का IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, ये सब भारत का है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसे खुफिया एजेंसी FBI को सौंपा है। गुब्बारे में उच्च क्षमता वाले कैमरों, देख रहे हैं ना, कैमरा लगाता, कैमरों की मौजूदगी की बात कहते हुए FBI ने कहा कि यह कैमरे एक ही स्थान की कई कोणों से फोटो लेने और वीडियो बनाने में सक्षम थे। अमेरिकी सरकार के एक बयान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मार गिराए गए गुब्बारे के द्वारा जासूसी करने के तार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने यह भी कहा है कि यह गुब्बारा उन गुब्बारों से वायरलेस के जरिए जुड़ा था जो 5 महाद्वीप के 40 से अधिक देशों के ऊपर उड़ते हुए जासूसी कर रहे थे। बताइए, एक साथ 40 गुब्बारा छोड़ा था, सबको इंटरकनेक्ट करके अपना से रेगुलेट कर रहा था, है ना। बहुत हरामा देश है, और है ना, विश्व को बर्बाद करके छोड़ेगा सब। हमको लगता है कि हम लोग की पीढ़ी अंतिमे है। एक बात जान लीजिए, जो जीवन हम लोग जी लिए, जो खाना पीना खा लिए और जो माहौल में रह लिए, जैसा विश्व में अभी तनाव का माहौल व्याप्त है और जो आर्थिक मंदी का संकेत बार बार कभी श्रीलंका से तो कभी कहीं से तो कभी कहीं से आ रहा है, यह सूचना दे रहा है कि विश्व अस्थिर हो चुका है, संभालते नहीं संभल रहा है। भारत क्यों बचा? इंटरव्यू का सवाल है। इतना बड़ा कोरोना महामारी और मंदी ये सब आया तो भारत बच। देखिए, कोई भी देश में बिजनेस 2 तरीके से होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अब भारत का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ना, वो काफी स्ट्रांग है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जैसे फुटपाथ, सब्जी है ना, ठेला वाला, रेडी वाला, तो ये हम लोग का बड़ा मजबूत है। इसीलिए गरीब कभी हम लोग एक सीमा से गरीब हो ही नहीं सकते। अरे नहीं कुछ हुआ, सेवे लेके बेच लिए, अपने खेत का अमरूदे बेच लिए, 2 रुपया आ गया हमको। तो इससे क्या होता है कि भारत एक बैग गरीब नहीं हो सकता, कंगाल नहीं होगा। ये तो गारंटी है कि भारत का और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत मजबूत है। लेकिन जो विकसित देश हैं उनके पास अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ही नहीं है, इसीलिए वो एक बार धड़ाम से गिर जाता है। पता चलेगा बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर, एक बार धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन भारत के साथ ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ये इसी बात से मोदी जी से हमको दुख लगता है कि तो उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को आप बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से। आज जो छोटा छोटा रेहड़ी ठेला बेचारा फुटपाथ का विक्रेता है, आप कहीं ना कहीं उसके रोजी रोजगार को आप छीन रहे हैं, है कि नहीं है? तो उसको संरक्षित करना चाहिए कम से कम, और बाकी ऑर्गेनाइज सेक्टर उस पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर 100% विश्व इकोनॉमी से, विश्व सिचुएशन से जुड़ा होता है। जहां थोड़ा बहुत उधर गड़बड़ होगा तुरंत। अब देखिए, पिछले 1.5-2 महीना से शेयर मार्केट का स्थिति बुरा से बुरा हो गया है। ऐसा ऐसा शेयर लुढ़क गया जो अनुमान से परे है, उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है। मैंने ऐसे उठ रहा है कि गलतफहमी में नहीं पड़िएगा। एक दिन में मान लिया गया 100 रुपया का शेयर है, 5 रुपया गिरा, फिर अगले दिन 7 रुपया गिर गया, अब ओकरा बाद 2 रुपया उठ गया, फिर ओकरा बयान में 3 रुपया गिर गया। सब ऐसे डाउनफॉल जा रहा है। मतलब यह शेयर मार्केट बहुत कुछ सूचना देता है कि भारत पर लोगों का, विदेशी लोगों का विश्वास कितना है। ऐसे अभी विश्व के तमाम देशों में भारत की स्थिति काफी अच्छी है। मैंने अंधों में काना राजा वाला बात है।
आंख तो किसी के पास नहीं है, समझ रहे ना, वो सिचुएशन आ गया हुआ है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं चीन, रूस, अमेरिका, इस तीन को कंट्रोल करना होगा। भारत क्या है, प्रतिबद्ध है, अब रूस के विरुद्ध जा नहीं सकता है कि इतिहास रहा है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कब पासा पलट जाए, कब क्या हो जाए कोई चीज। चीन पर विश्वास किया नहीं जा सकता, अमेरिका तो पूछिए मत, वो तो एक महा बिजनेसमैन देश है। अमेरिका को कभी भी याद रखिएगा, उसको बिजनेसमैन देश के रूप में याद रखिएगा, वो किसी का नहीं है, वो बिजनेसमैन है, मतलब उसको हथियार बेचना है, बस उसका उद्देश्य यही है। इसीलिए भारत और पाकिस्तान में 3-3 युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। अमेरिका का सबसे बड़ा रोल था, वो उकसाया, हथियार दिया, बस लड़ाई लड़ा दिया। हम लोग को भी वही हथियार दे रहा है, ये देखिए, आज पाकिस्तान को भी वही दे रहा है। तो अमेरिका का हित अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और चीन का है वर्चस्व करना, वर्चस्व स्थापित। अमेरिका वर्चस्व स्थापित नहीं करना चाहता है, अमेरिका अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, और चीन वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। अब भारत जो है महा बुद्ध धर्म का देश है, पंचशील को मानने वाला है, तो इसका वो अपने अलग तरीका है। अब पाकिस्तान भूखा है, महा चापलूस है, ओकरा के जे कुत्ते का कौरा दिखाई नहीं कही हाँ आवत नहीं ओकरो कोनो ईमान नहीं। हर देश का विदेश नीति जब पढ़िएगा तो आपको ऐसा फील होगा ना कि हम लोग फंस गए हैं। एक तरफ मित्रता रूस के प्रति है, जान रहे हैं मोदी जी रूस गलती कर रहा है, अरे यार इतना लंबा युद्ध चलेगा, विश्व का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया तो उसका इफेक्ट तो तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगा, तुम्हारा तो इकोनॉमी माइनस में चला गया। तो उनसे आप बात कीजिए बैठ के अच्छे से, लेकिन आप डायरेक्ट विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा भी है विरोध करने का, हम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मान लिया कि विरोध कर दिया, अच्छा दोस्त को खो कैसे दे, है ना। तो सिचुएशन वर्ल्ड का अगर पूरा अध्ययन कीजिएगा ना, इधर उत्तर कोरिया बेहुदा टाइप का देश है, महाबेहुदा देश है वो, है ना। हाँ, अभी सही देश में कौन है, जापान है, जो बेचारा इंटरफेयर करना छोड़ दिया, अपने ऊपर ध्यान देता है। भारत है ना, इस तरीके का कुछ नहीं। उधर भी इजराइल वाला एरिया भी, पश्चिमी एशिया में जाइएगा ना तो वहां भी शांति नहीं है, वहां भी अपने में सब ईरान ये सब अपने में भिड़ा रहता है सब। विश्व में जो महाशक्ति है उसमें भारत और जापान थोड़ा लगता है जिम्मेदार देश का भूमिका निभा रहा है ना। हाँ, नहीं तो जिस तरीका से चाइना जापान को तंग करता है, उत्तर कोरिया तंग करता है जापान को, दूसरा देश रहता तो लड़ लिया रहता कब भी। जापान कमजोर नहीं है, उसको मत बुझिए। अमेरिका को परमाणु बम गिराना पड़ा था जापान को कंट्रोल करने के लिए, तो कमजोर कैसे हो सकता है। लेकिन वो जानता है कि इस युद्ध के बाद क्या होगा, भोग रहा है वो, आज भी वहां अपंग बच्चे पैदा लेते हैं, इसलिए वो युद्ध से बचना चाहता है। लेकिन चाइना को पाला नहीं पड़ा है, इसलिए वो बौखला रहा है। चलिए, तो ये सब पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कुछ दुनियादारी जानिए। तो 40 से अधिक देशों के ऊपर उड़ाते हुए जासूसी कर। पेंटागन के अनुसार संदर्भित गुब्बारे को सर्वप्रथम 28 जनवरी को देखा गया था तथा अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे गिराने का फैसला देरी से किया गया। सबसे उपयुक्त समय मिलते ही इसे गिरा दिया गया। चीनी गुब्बारे को मार गिराए जाने से अमेरिका चीन संबंधों में तनाव में वृद्धि हुई है। इस मामले में एक बयान जारी करके चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मानव रहित असैन्य गुब्बारे पर गैर जरूरी बल प्रयोग कर अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। लड़ा सा। चलिए नेक्स्ट है शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। VBI में डाल लीजिए। हाँ, बांग्लादेश में विगत 10 वर्षों से राष्ट्रपति रहे मोहम्मद अब्दुल हामिद, यानी पिछले राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, पिछले राष्ट्रपति का नाम भी याद रखना है। दे देगा उल्टे सवाल, चुप्पू ने किसके जगह पर स्थान ग्रहण किया? हाँ, तो चुप्पू ने हामिद के जगह का इस पद पर दूसरा कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त हो गया, जिसके बाद शहाबुद्दीन चुप्पू वहां नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पूर्व न्यायाधीश एवं स्वतंत्रता सेनानी शहाबुद्दीन चुप्पू इस पद के लिए सत्तारूढ़ दल की ओर से उम्मीदवार थे। 350 सदस्यीय संसद में सत्तारूढ़ आवामी लीग, जिसकी सीटों की संख्या 305 है, ने अपनी पार्टी के शहाबुद्दीन चुप्पू को इन पद हेतु नामांकित किया था तथा विपक्षी पार्टी, जिसके सभी 7 सदस्यों ने दिसंबर 2022 में त्यागपत्र दे दिया था, ने कोई उम्मीदवार इस पद हेतु खड़ा नहीं किया था। इस बार इस प्रकार चुप्पू ही इस पद हेतु एकमात्र उम्मीदवार थे। नामांकन पत्र की जांच के बाद चुनाव आयोग ने 13 फरवरी को
ही उन्हें निर्वाचित घोषित किया। 73 वर्षीय शहाबुद्दीन चुप्पू मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद के कार्यकाल की समाप्ति पर अप्रैल 23 में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह बांग्लादेश के कौवे 22वें राष्ट्रपति होंगे। आज ही सुबह पढ़ाएं यूपीएससी वाले बैच में बांग्लादेश का इतिहास, जन्म कैसे हुआ। तो बांग्लादेश जब भारत आजाद हुआ तो जो भारत माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो प्लान बना था, उस प्लान के अंतर्गत ये हो गया आपको पश्चिमी, और इधर से आप देखिएगा तो ये हो गया आपको पूर्वी। ये मान लिया हम लोग भारत का हिस्सा है, तो ये था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान। ये दोनों दो देश था, बीच में अपना इंडिया था, भारत। अब ये जो था ये बंगाल के साइड में है, यहां बंगाली कल्चर है। आप समझ रहे हैं ना, यहां की संस्कृति और यहां की संस्कृति में बहुत फर्क है। इतने जानिए, यहां धान होता है तो यहां गेहूं होता है, मैंने को बात कर है ना। माने इन्वायरमेंट भी अलग है, कल्चर अलग है, सब अलग है। ये सब नियम बनाता था, इस पे थोपता था। तो यहां के लोगों में बेचैनी शुरू से था कि भाई हमारा इससे कोई रिलेशन ठीक नहीं है। तो ये लोग भीतरे भीतरे चाहते थे कि हमको आजाद कर, लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती इसको अपना बना के रखे। तो हुआ 1970 का जो चुनाव हुआ, क्या नाम बताया यहां की पार्टी का? अवामी लीग। उसके नेता रहमान, क्या नाम बताया था अभी? निकालो कॉपी देखो, नाम बताया मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जीत गए, लेकिन यहां के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? जो भी थे, हाँ, उन्होंने क्या किया कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया और उल्टे में जेल में डाल दिया। यहां का आदमी जीत गया जब यहां पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो राष्ट्रपति ने उसको क्या किया? प्रधानमंत्री बनने ही नहीं दिया। हाँ, अब उनको उल्टे में क्या किया? जेल में डाल दिया। अब यहां के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, गृह युद्ध होने लगा। अब इस गृह युद्ध के चक्कर में मुस्लिम हिंदू बहुत से लोग भाग भाग के भारत में आकर पर डे लाखों लोग आने लगा। अब बार बार कर हवाई जहाज हेने जाए हमनी के पर हमनी के समझानी कि भाई देख, नियम से रहो, हेने के लोग जीतल वो बना दे, ना बनी में लड़े के बाद अपन दूसरा रास्ता से आवासन जासन। आई हाथना लोग है जी हमारा घर में घुसता। हाँ, इंदिरा गांधी तो खोजत रही बहाना, सच्चाई ही रहे, यही मौका मिलल के तूर दिया, वो हमरा के तूरे के सोचेला, लेकिन पहले ओकरे के तूरल जाओ, है ना। पहले ये अभी प्लाने बन रहा था, तो अमेरिका का हिम्मत देखिए, उसने क्या किया? भारत पर बमबारी शुरू कर दिया, है ना। तो बस एक जहां बम गिरा, इंदिरा गांधी मौका खोज रही थी, और भाई पूरा पर बम गिराव एक पर लगे। कौन चीज? पाकिस्तान ने गिराया, अमेरिका सॉरी, अमेरिका बोल दिया, नहीं, पाकिस्तान ने बम गिरा दिया, सॉरी। तो पाकिस्तान ने बम गिरा दिया, बस मौका मिल गया। उसके बाद से हमारे लोग का वायु सेना उस समय बहुत मजबूत था, है ना। और उसके बाद बम गिराया गया। अंत में 15 या 16 को दिसंबर को बोले हैं 1971 को। हाँ, पढ़ा निकाला, नोट्स निकाल, नामों बता दी कम से कम एगो, है ना। उस तरह तारीख को एगो पार्टी हुआ, उस पार्टी में हम लोग के जो नायक थे, नाम हो थोड़ा मिस कर जाते हैं, लास्ट में देखो, लास्ट में लिखाए होंगे। लाओ कॉपिया, लाओ तो कॉपिया लाओ, लाओ इधर कॉपी लाओ, लिख लोड़ा पढ़ पत्थर, उतना देर बैठे रहो, पढ़ के कहानी सुना देवे के चाहिए। हमारा परीक्षा देवे के बा, बुझात तो भइले बा। हाँ, जनरल नियाजी थे उस समय, मैंने जो सैन्य संचालन कर रहे थे पाकिस्तान का। हाँ, और भारत के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा, याद रखिएगा, जगजीत सिंह अरोड़ा, है ना। उसी के सम्मुख जो आत्मसमर्पण कर दिए 16 दिसंबर को। इसीलिए 16 दिसंबर देखिए कितना फिल्म बनता होगा, उसमें मेन यही कहानी रहता है ना। तो आत्मसमर्पण कर दिए, उसके बाद शिमला में समझौता भी, सम्मेलन भी हो गया, और ये सब करा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीका से बेचारा पाकिस्तान को हम लोगों ने आजाद कराया है। इसका इतना ख्याल रखा है, इसको हम लोग अन्न दाना देते हैं, इसको पैसा देते हैं, आई हरामा हम लोग के विरोध में रहता है। इहो हमनी के नाम, इहो हमनी से कोको को मुद्दा पर टिटिए कहेगा, जैसे वो कच्चा तीबू बहिया जग, वो कहला हमर, तुरा औकात हो कहे,
अजीब एगो बात रहेला, इसके उकसाने में चलाता है। वहां भी दो तरह का पार्टी है, एगो जो मुजीब रहमान वाला पार्टी हो तो भारत के पक्ष में रहता है, तो उसका सरकार बनता है तो ठीक है, और नहीं तो अगर विपक्षी बन जाता है तो सीधे इसका समर्थन करता है, हम लोग के लिए खतरा बन जाता है। ये सब थोड़ा बेसिक आप लोग को जानना होगा, समझना होगा, तब दुनिया को समझिएगा। कंपटीशन आसान नहीं है। आप किसी भी सफल आदमी से पूछिएगा तो सीधा कहेगा कि भाई आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये मतलब नहीं है, मतलब ये है जो पढ़ रहा है। हम लोग 2 घंटा पढ़ रहे हैं, हम लोग का सिचुएशन खराब है, बुखार लग गया है, घर में बिया है, कुछ है, ये है, लेकिन वह इंसान जो सब कुछ को छोड़ के दिन रात मेहनत कर रहा है, तो लड़ाई उससे न है। एक दिन आपका क्या होगा, सारा बहाना खत्म हो जाएगा, आप हो जाइएगा बेरोजगार। बात समझ रहे, बहाना आज नहीं तो कल खत्म होना ही, तो उसके बाद का रिजल्ट आप देखिए आपकी सिचुएशन में, तो आप बेरोजगार हैं, तो उसी वही चीज है ना। और उसके बाद लोगों को आप सुधारते रहिए, बेटा को कहिएगा बेटा जानते रहे हमार तो ऐसा सिचुएशन भय रहे, घर की स्थिति खराब है, दादाजी के तोरा गोड़ टूट रहे, हम परीक्षा रहे, हम क्या करी बताओ तू, तो बेटो को ये मर्द परीक्षा देवे के चाहेंगे, तोरा इलाज करे के रहे है कि नहीं है। नहीं, हम बात बता रहे हैं, बेटुओ गरियाई पतुओ गरियाई आ समाज तो गरियाई करी, तो इससे अच्छा आंख बंद कर कुछो न लौके, सिर्फ पढ़ाई लौके के चाहिए, आ कुछ दिन मेहनत कर लोगन, जगह पर चल जीव लोगन बस। चलिए, तो 22वें राष्ट्रपति हैं चुप्पू साहब। बांग्लादेश में मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद ने मार्च 2023 में तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। बाद में अप्रैल 2013 में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद चुने गए थे। बाद में 1918 में इस पद पर लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु वह निर्वाचित हुए थे। उनका यह दूसरा कार्यकाल ही 23 अप्रैल 23 को समाप्त होने वाला है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति, अंडरलाइन कर लीजिए, VBA कर लीजिए, कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। चलो खड़ा हो जाता, तुम खड़ा हो, खड़ा हो, नहीं तू ना बैठ, तुम खड़ा हो, तुम मुड़ी नीचे कर लेते, नहीं खड़ा हो पहले, तुमको बोल रहे हैं, हाँ हाँ खड़ा हो जाओ। 10 बजिए बैच में ना हो, 7 बजिए, हाँ तब तो और बढ़िया बा। भारत में कोई व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, पढ़ा दिए हैं, शांति अनलिमिटेड है। कैसे? संविधान में इस संबंध में क्या प्रावधान है? संविधान में कोई प्रावधान नहीं, कुछ तो लिखा होगा ना, अनलिमिटेड लिखा होगा। शांति प्लीज, ठीक है, बोलो तो तू। कौन अनुच्छेद? तू बता, बता, याद करके बता, बता। काची लिखल बा में? वेरी गुड। पुनर्निर्वाचन के, जो लोग अभी 9 बजिया वाले हैं घबराइए नहीं, आप लोग भी सीखिएगा, बैठ जाइए। 55 होगा, 57 नहीं, अनुच्छेद 55 कहता है भारत 57 है। अच्छा उसको देख लीजिएगा, देख लीजिएगा तथ्य 57 ही होना चाहिए। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एक मिनट के ना बता दे रहा है, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में हो गया, हाँ 55 होगा, 55 नहीं है, 52, 53, 54, तो 55 में कौन सी है? निर्वाचन का पद्धति, हाँ सॉरी 57। तो 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति कितना बार बने, संख्या में इसका जवाब नहीं है। पहले का क्वेश्चन सुनिए, कितना बार बनेगा, 2 बार, 4 बार, इस तरह कोई जवाब ही नहीं। अगर इस तरह से कोई सवाल करे तो कहिए इसका संविधान में उत्तर नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत में कितनी बार का जवाब नहीं है। यह नहीं करना है कि अनगिनत बार, गलत जवाब। अनगिनत बार लिखल है का जी, पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन यह बात प्रमाणित करता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा भी खड़ा हो सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई चांस फिक्स नहीं किया गया। वहीं बांग्लादेश में कितना बार? 2 बार, अधिकतम 2 बार। याद रखिएगा, भारत में
पुनर्निर्वाचन के पात्र होंगे, इस अर्थ में कई बार बन सकते। चलिए नेक्स्ट है, देख रहे हैं ना पूरा कर, हम आपको जानबूझ के सवाल कर रहे हैं, अब करेंगे, अभी धीरे धीरे और करेंगे, थोड़ा सा 9 बजे का बैच भी थोड़ा आगे निकल जाए, 8 बजे वाला तो खास अभी नया है, कोई बात नहीं, आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। हाँ, तो हम देखिएगा हर विषय को कोरिलेट कर देंगे, हर न्यूज़ को किसी ना किसी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से जोड़ देंगे, तब देखिएगा आपको पढ़ने में कितना इंटरेस्ट आएगा। और जब ये मेंटालिटी हो जाएगा ना, तब उस दिन हम वादा कर देंगे कि मोतिहारी से यूपीएससी का भी रिजल्ट हम दिलवा देंगे। अभी हम नहीं कहते हैं, हमारा हाथ में नहीं, फिर वे कह लो वो तो नहीं के हाथ में बा, बीपीएससी ले हमारा हाथ में बा। जिस दिन ये टेक्निक सीख गए पढ़ने का, अरे यूपीएससी का सवाल सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी ऐसी विशेषता है जो वर्तमान में दिखाई दे रही है, सीधे वहां से यहां जोड़ दिया, देख रहे हैं ना। तो इस तरीका से किसका अब सवाल पूछेगा, मोदी और क्या नाम है उनका, नहीं ना मिशन है, सर सैयद अहमद खान के बीच क्या समानताएं थी, यूपीएससी का सवाल हो सकता है। क्या भगत सिंह आतंकवादी थे, इस तरह का सवाल आएगा। नहीं, घटनाएं तो आतंकवादी वाला ही था, काम तो आतंकवादी वाला के, बम फोड़ रहे थे, आतंकवादी नहीं थे, पढ़ाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री समझाएंगे आप लोग, काम तो पूरा आतंकवादी वाला ही कर रहे थे। और आतंकवाद का नाम भी दिया जाता है, क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत से इतिहासकार आतंकवादी आंदोलन कहते हैं उसको, क्योंकि वो सारा जो काम था, बम फोड़ना, कानून तोड़ना, मारना, ये सब करना, वो आतंकवादी वाला ही काम था। लेकिन भगत सिंह आतंकवादी थे या नहीं थे वो अलग मैटर है, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इसके एनालिसिस, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, यूपीएससी का सवाल बता रहे हैं। बीपीएससी का सवाल, 1857 की क्रांति में बिहार का क्या योगदान है, आया था, आएगा, आते रहेगा, ये गारंटी हम निकलवा दे, हम रखवा दे, बात समझ रहे। लेकिन यूपीएससी में कोई मास्टर जहां 3 लाख देते वो भी कहता है गारंटी से निकलवा देंगे, उसका औकात नहीं। जिसको निकालना है उसका औकात डिसाइड करेगा कि वो निकालेगा कि नहीं, इसमें मास्टर का कोई गलती नहीं। हम आपको चावल दे देंगे, चीनी दे देंगे, नमक दे देंगे, दूध दे देंगे, पानी दे देंगे, परीक्षा में जाने के बाद पता चलेगा कि खीर बनाना है कि खिचड़ी बनाना है, वो आपको आना चाहिए। बात समझ गए ना मेरा, सीधा कॉन्सेप्ट यूपीएससी का है, गलतफहमी में मत रहिए। मोतिहारी में बनी ना कि हो कहिए पखान जी, तब माने बात, पखान जी का औकात नहीं है बीपीएससी के बैच लेवे के, जीडीए तक रह जाइए, सच्चाई जान लीजिए। क्योंकि उनका जो नॉलेज है, जो लेवल है, जो पढ़ाने का तरीका है, वो बस नयके नयके लड़का के ऑर्केस्ट्रा मास्टर है, उसके लिए बहुत गहराई से, बहुत अलग तरह का मेंटेलिटी होना चाहिए, उतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उनकर एगो नोट्सवा हम देखे मार्केट में था, देख रहे थे अभी, प्राचीन भारत हमनी के बुझाला सिंधु घाटी के एगो टॉपिक के बरोबर बा, समझिए उतने में सब है, सब तथ्यात्मक है कि नहीं। तो उससे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, हम ये उनका बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जो लंबा बिजनेसमैन है, वो भी अमेरिका की तरह एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन, बाबा रामदेव की तरह है ना, हाँ, एक बिजनेसमैन है, टीचर के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आज बताइए 9,000 रुपया में यूपीएससी का बैच खोल दिए, नो डाउट आप में सबको पता है, सारा लड़का बुझ रहा है कलेक्टर बन जाएंगे। एक आदमी को मणिकांत सिंह का हिस्ट्री नहीं बुझा रहा है, सब गरिया रहा है, कितना गलत हिम्मत हार के आगे लजाइले कर रहा है, सर देखी ना ले पानी। अरे मणिकांत सिंह शुरू से शुरू पढ़ाते, पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ, हम कहते नहीं, आज तक जीडी से लेके यूपीएससी में पूछले हो के, तो हम मान जाए उनकर अपन स्टाइल वाला लड़का के अट्रैक्ट करे के, और सिलेबस के खत्म कर हम उनको चेला ऐसा ना, हम हेमंत झा, मणिकांत जी या वाईडी मिश्रा 3 आदमी से पढ़ ले बानी। तो वैसा ऐसा सवाल उठे तो निकल, बाप रे गजब नया नया बात बारे, कोहिया एग्जाम में पूछ ले बहु, पानीपत का युद्ध पानीपत में क्या हुआ, निकाल के दिखा दो एको एग्जाम में हम बात कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि वो अच्छे टीचर, महान टीचर हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। उनको समझने के लिए आपका बेसिक क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वो अंगड़ी पकड़ के नहीं सिखाएंगे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति राजा कौन था, प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में वायसराय कौन थे, ये सब वो नहीं बताएंगे। किस राइटर ने कौन कौन किताब लिखा, वो सीधे आएंगे टू द पॉइंट, क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। उन लोग का अलग टेक्निक है पढ़ाने का। वो लोग ऐसे लड़कों से पाला उनको नहीं पड़ता है, उन लोग को जनरली पाला वैसे लड़कों से पड़ता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या जो पीटी पास कर गया है, मेंस में लटक रहा है, तो वो लोग उस लेवल का बात करेगा। हम लोग क्या माइनस में जाके शुरू करते हैं, तो समझ ला, बुझ ला, हई शब्द के अर्थ बुझ ला, बात समझ रहे ना। तो वो लोग अलग चीज हो गया। तो आप ये सोच लीजिएगा, तो इतना खेल नहीं है दुनिया।
और उसी चक्कर में कितना लोग बौरा गया, 9,000 रुपया दे दिया, अब फंसा हुआ महसूस कर रहा है। आ रहा है लेखा सब आके हमको बेचारा कह रहा है अपना दर्द की, सर देखिए ऐसा ऐसा हो गया, हम लोग क्या करें। हम बोले बिल्कुल उसको ले लियो, पढ़ो, लेकिन संगे संगे तुम हमारा भी कोर्स करो। अब आप जो समझिए इसको, क्योंकि हम पढ़ा देंगे वो टॉपिक को, उसके बाद वो टॉपिक को पढ़ना समझ में आ जाएगा तुमको, गारंटी देते आ जाएगा। बात मैंने समझ रहे ना। एक बार हम उसका जब चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके एक शब्द का अर्थ बता देंगे, तब उनका बात तुमको क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन तुम डायरेक्ट सोचेगा हम पढ़ के समझ जाएंगे, तो उसके लिए कम से कम तुमको 3-4 बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिर से तुमको बैठ के घर पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके तैयारी करें। तो इसीलिए अंधा भक्त की तरह नहीं जाइए आप लोग, प्लीज, है ना। आप लोग कम से कम बुद्धिजीवी है, समझदार है, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए, है ना। कहीं भी पढ़िए, नहीं अगर मेरे पास पढ़िए, कहीं पढ़िए जो आपको सिखा सके। क्लास से निकलने के बाद लगे कि हम आज सीखे क्या है, आधा घंटा 1 घंटा समय दिए हैं, सुन के अच्छा लगे, ये मैटर नहीं है। मैटर ये करता है कि कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, है ना। तब समझिएगा कि आप सही जगह गए हैं। 1 घंटे के क्लास में आप 10 मिनट उसका लेक्चर तो कम से कम दे सके कि हाँ आज हमने ये पढ़ा है, बात समझ रहे हैं ऐसे। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज आते हैं। निकोस क्रिस्टोडुलाइडस साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक हुआ, चर्चा में है, याद रखिएगा बस राष्ट्रपति का नाम। आप पिछले कौन थे। यूरेशियाई के द्वीपीय राष्ट्र साइप्रस, एक जो देश है यूरेशिया में पड़ता है ना, द्वीपीय देश है, द्वीप है। वहां पर 12 फरवरी 2023 को संपन्न चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार निकोस क्रिस्टोडुलाइडस नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इस पद के लिए पहले वो 5 फरवरी को संपन्न पहले दौर के मतदान में कई उम्मीदवार होने के कारण किसी को भी निर्वाचन के लिए आवश्यक 50% मत प्राप्त नहीं हुए थे। जिसके बाद दूसरे दौर का मतदान हुआ, वहां 12 फरवरी को कराया गया, जिसमें 5 फरवरी के मतदान में सर्वाधिक मत पाने वाले 2 उम्मीदवार, है ना, ये डुलाइडस और अनुभवी राजनीतिक आंद्रेस मावारो यायानिस में ही किसी एक को मतदाताओं को चुनना था। मतदान के इस दौर में 51.9% मत प्राप्त कर क्रिस्टोडुलाइडस ने विजय दर्ज की। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार माउरो यानिस को 48.1% मत 12 फरवरी को मत मिला। चलो भारत में भी यही मामला, भारत के राष्ट्रपति चुनाव क्या बताइए, खड़ा अपने हाथ खड़ा करो, अलग दिमाग टेंशन दिए हम रखे तो चलो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि द्वारा। वेरी गुड। बताओ मैं मान ला कि 4 आदमी खड़ा बा, कितना चाहिए कम से कम 4 में जरा सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगी, खड़ा होगा ना, जा 4 आदमी में जरा सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगी राष्ट्रपति बन जाएगी। क्या बताइए, हाथ खड़ा करो, व्याख्या, चलो खड़ा हो जाओ। वेरी गुड, बैठो। 4 आदमी मान ला खड़ा भाई, ए बी सी, हम ये दे देता नहीं, ठीक बा। इंकरा 12, इंकरा 18, इंकरा 28, कितना बच गए, 12, 18, 30, 30, 20, 50, 8, 58, 2, 60 यानी 42। ये बनी राष्ट्रपति। अभी कोई नहीं। एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि यह बताता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए 50% वोट प्लस चाहिए, 50% प्लस। यह संभव एक कंडीशन में ही है, जब 2 ही व्यक्ति खड़ा हो तो किसी एक को मिल सकता है। लेकिन चूंकि विश्व के कई देश अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं, तो फिर इस लोकतंत्र का अपमान हो जाएगा कि आप केवल 2 आदमी को खड़ा कीजिएगा। मान लीजिए हमारा मन है, आप कहीं नहीं खड़ा होने दीजिएगा, लोकतंत्र खड़ा हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जितना लोग के खड़ा होगा हो, लेकिन हमारा 51% चाहिए, 50% प्लस चाहिए। अब एक कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसी के लिए थोड़ा मतदान का तरीका चेंज कर दिया गया, और उसी का नाम इन्होंने बताया एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण विधि है। यानी कि अब ठीक है, पहली बार में सबको खड़ा करा दिया गया, जिसको सबसे कम वोट मिला उसको चुनाव से बाहर कर दिया जाता है, और उसको जो वोटर ने वोट दिया उसका दूसरा, तीसरा, चौथा चॉइस चेक किया जाता है। और यह प्रक्रिया उस समय तक दोहराई जाती है जब तक किसी एक को कोनो चरण में 50%, मान ली दूसर के बेर में आ जाए, मान लो दूसर के में 12 में से 12 को एकरे मिल गई, हो गल खेल खत्म। कहीं पता चला 12 में से 6 को एकरा मिलल, 6 को एकरा मिलल, तो फिर है का होगा 8, 6, 24, आई होगा 34,
होगा ना 42। तो अब बताओ अभियो तो क्यों के ना भय, तो फिर अब में का करे पड़ी, हिंकरा के बेलावे के पड़ी। कौन बेलावे का पड़ गल, कहे कि अभी ले 50% नई के एस से 9 बजिया 8 बजिया 9 बजिया परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा इशारा दे रहे हैं, आपका क्लास का टाइम आएगा, 2 दिन लेते हैं इसको पढ़ाने में, कहो 2 दिन लगेगा नू। हाँ, जैसे हबड़ा मत लोग हम खाली, अगर मान लिया 12 के 12 इसी को मिल गया रहता तो वही मेरा मतदान खत्म और बेचारा डी राष्ट्रपति हो जाता। अब देखिए, अब इसको 24, इसको 34, इसको मान लिया 42, अब 24 वाला को हटा दीजिए, है ना। अब इस 24 में से मान लिया 18 को इसको मिला, 6 को इसको मिला हाँ, तो बन गया। तो ये फर्क उस एकल मत का मत को उस समय तक दोहराया तेराया चौराया जाएगा जब तक किसी एक को, तो वही प्रोसेस है साइप्रस के राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरे चक्र की गणना से लड़की लोग बोलेगी, अब तक भारत में एक बार ऐसा अवसर आया है कि जब दूसरा बार गिनती करना पड़ा और उससे बने थे बीबी गिरी। वेरी गुड, बीबी गिरी। हुए सवाल है, कितना लिखा पढ़ेला बुझाला ना कहा, लेकिन हो तो अब बुझाता नहीं। दूसरे चक्र की गणना का मतलब पहली बार गणना हुआ, किसी को नहीं आया। एक और सवाल है, निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, इसका मतलब उनका कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं था, तो चुनाव ही नहीं हुआ, 100% उनके फेवर में हुआ। तो ये दोनों सवाल 2 तरीका का है। चलिए नेक्स्ट, इसी में थोड़ा सा बचा। निवर्तमान राष्ट्रपति निकोस एनास्तासियाडस, जो लगातार 2 कार्यकाल से राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक प्रावधानों के तहत तीसरे कार्यकाल के लिए वहां चुनाव नहीं लड़ सकते, वहां भी फिक्स है, लेकिन 2 गो बस। चलिए, तुर्की में भूकंप की भीषण झटकों से तबाही, सीरिया में भी झटका। यूरेशिया स्थित तुर्की 6 फरवरी 2023 और उसके बाद के भूकंप के झटकों के कहर का शिकार बना हुआ है। वहां भीषण भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी को आया। चलो रिएक्टर पैमाने पर फिर जोड़े में हम ट्रेडिशनल से, हाँ न, अब तू खड़ा हो को, हाँ खड़ा हो, हाँ। रिएक्टर पैमाने पर मापक कितना से कितना होता है? शांति। अभियान से करंट में भीड़ कम होके वाला था, 0 से लेके बैठा, तब पीछे एगो लड़की बैठी है, बोलो खड़ा हो जाता। हर पैमाना का मापक कैसे ज्ञात करते हैं? 0 से लेके, इन्होंने कहा रिएक्टर पैमाने पे 0 से लेके 9 तक होता है, 0 से लेकर के, तो हर पैमाना अपने पिछले पैमाने का कितना गुना होता है? शांति। शांति बोलो, तेज के तो सब पढ़ा ली, बुढ़बों को आए 10 गुना। वाह, चलिए कितना होता है? मतलब 1 पर जो झटका लगेगा उसका 10 गुना 2 पर लगेगा, और 2 पर जो झटका हिलेंगे ऐसे ऐसे, ओकरा 10 गुना 3 पर बुझाई, और एकरा 10 गुना 4 पर, ओकरा 10 गुना 5 पर, ओकरा 10 गुना। बैठ बैठ, क्यों खड़ा होता? रिएक्टर पैमाना से पहले कौन पैमाना था भूकंप के लिए? बोलो। सिस्मोग्राफी। बोलो जल्दी, खड़ा होगा, गलत है। कौन लड़की बताएगी? तू ये गो है, देख लो लोग। कौन लड़का बताई? झूठो के अच्छा मुंह उठावता नहीं। चलो तू खड़ा होगा। बैठा रहने से अपने ना, अपने ब्लू शॉट पीछे, अपने के पीछे, हाँ अपना ही। मर्केली और तू कहा नहीं की पढ़ाई, या तू गरियावा हमरा के ना, तो हम गरिया तो नहीं। बात क्लियर बा, हम पहले ही कहले नहीं, या तो तू नहीं पूछबा ना तो हम पूछे। जब पढ़ा दिले बानी टॉपिक, जे लोग नहीं पढ़ ले ओकरा भी बेचारा आउट बा, लेकिन जे पढ़ ले बा एक से नौकरी मिल जाए का? तो नहीं। 2 गो लड़की हाथ उठा रही, बैठो, 10-12 को लड़का बता रहा है। मर्केली और रोसीफेरल, मर्केली और सिस्मोग्राफ क्या है? यंत्र है। ये 3 गो है, मर्केली है, रोसीफेरल है, रिएक्टर है। और ये तीनों में फर्क क्या बताए थे? बोलिए, नहीं बताए थे कि इस दोनों से भूकंप के दौरान हुए क्षति, हिलल डुलल तो रिएक्टर, लेटेस्ट पैमाना है रिएक्टर पैमाना,
और बाकी नुकसान के आधार पर यह बताता है। और इसका भी बताए थे मानक कितना होता है, 1 से 11, 1 से 12, कुछ ऐसे बताए थे। प्लीज थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करते चलिए। देखिए कोरिलेट कर दिए, भूकंप आया है, सवाल हो सकता है डाल दे, हो सकता है रिएक्टर पैमाना ना देकर रौसी फेरल दे दे, इस बार दे सकता है कि नहीं दे सकता है, चर्चा में है। अरे क्वेश्चन सेट करने वाला इंसान है, वो अपने इन्वायरमेंट से प्रभावित होकर के ही क्वेश्चन डालेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ डाल देगा, कुछ कहां से डाल देगा। आखिर मन में कोई भी विचार आएगा तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट से ही ना आएगा। तो करंट डिसाइड कर रहा है कि नहीं क्वेश्चन। अब देखिएगा आप लोग अपने 3-4 महीने में विश्वास प्रकट करिएगा। यस सर, देखिए करंट से जुड़ा हुआ सवाल। करंट तय करता है इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, राजनीति में क्या पढ़ना है ना। अब भूकंप बहुत है, ये तुर्की का भूकंप तो पूरे विश्व के लिए भारत ने बेचारा सहायता भेजा है कि नहीं भेजा है, तो ये पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो ये सब न्यूज के बारे में तो आप लोग को जरूर जानना है और इससे रिलेटेड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट को भी समझना है। चलिए, तो जो तुर्की में भूकंप आया 6 फरवरी को, वो रिएक्टर पैमाने पे कितना था? बहुत था भाई, 9 पैमाना ही होता है, 0 से 9 तक ही होता है, 8 आ गया। आप भीषण तबाही मचाई होगी अनुमान के तहत। इस भूकंप के कहर से संभलना भी नहीं था कि लगातार 3-4 दिन तक नए नए झटके वहां आते रहे। भूकंप का केंद्र तुर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा के निकट गांजियाटेप प्रांत में नूरदगी शहर में था। चलो खड़ा हो, हाँ। बताओ, जहां से भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, और जहां पहला झटका लगता है उसको क्या कहते हैं? परीक्षा में सवाल कहेगा, जा कंफ्यूज होगा, तो हमारा पढ़ोला से क्या फायदा रहा। चलो बोर्ड पर आवा, इतना तो परीक्षा में ना दी। या पृथ्वी शांति, जो नहीं पढ़े हैं शांत रहिए, और जो पढ़े हैं अपना आप के 2-4 चटकन दीजिए, कस बात क्लियर है। हम ही मारे तो मारल का है ना, अपनों मार लो तो बेइज्जतियां हो जाए। हाँ, पृथ्वी के मान यहां से भूकंप जन्म लिया, इसको क्या कहते हैं? पहला झटका कहां लगेगा? 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर पहला झटका लगा। ये दोनों का नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको भूकंप मूल कहते हैं, इसको अधिकेंद्र कहते हैं। सही बात गलत? पहला झटका कहां लगा वो अधिकेंद्र होता है, ये पता किया जाता है। और उसके चारों तरफ भूकंप है ना, चारों तरफ भूकंप जाएगा इसे। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी तीव्रता कम होती जाएगी, यानी सबसे तेज झटका। हाँ, तो मान लिया आप हम लोग यहां हैं, हम पता करेंगे ना भाई भूकंप केंद्र कहां था। बात समझ रहे हैं? जैसे काठमांडू में जो आया था भूकंप केंद्र था हम लोग बिहार में पिछले 2014-15 वाला है ना, तो वहीं यहां पे न्यूज में है। तो इसलिए हम बता रहे कितने इंपॉर्टेंट है कि भूकंप केंद्र कहां था, तो नूरदगी में था, नूरदगी शहर में था एग्जैक्ट, है ना, इस तरीका, जिससे सीमावर्ती देश सीरिया भी उससे प्रभावित हुआ। बात अब ये सब हम बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल विषय पढ़े हैं, बेस मजबूत है, तो करंट कितना मजा आएगा पढ़ने में। चलिए कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा देने दीजिए, उसके बाद देखिए आप लोग वो सारा इकोनॉमिक न्यूज वैसा ही खेलिएगा। जब जीडीपी पता होगा तब ना जीडीपी के प्रति रुचि जगेगा, है ना। आज ज्योग्राफी, लेकिन जो भी टॉपिक पढ़े उसका हम प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ट्रेडिशन, जिसका ट्रेडिशनल ठीक है उसी का करंट ठीक हो सकता है। कोई कहे मेरा करंट ठीक है, इसका मतलब उसका ट्रेडिशनल भी ठीक है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। कितना रट्टा कोई मारेगा, मानते हैं रट्टा मार होगा वो, तो रट्टा मार के नाम याद रख सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं याद रख सकता है। समझ रहे ना, इसलिए दोनों का ठीक होना जरूरी है। ठीक है, चलिए, जिससे सीमावर्ती देश सीरिया भी इससे प्रभावित हुआ। बाद में कुछ झटके निकटवर्ती कहार न मारा जगह का नाम है क्षेत्र में आए। सीरिया में भूकंप के झटकों से जहां लगभग 4000 मौतें हो गई, वहीं तुर्की के भूकंप प्रभावित 10 राज्यों में 30,000 मौतों की पुष्टि फरवरी के मध्य तक हो चुकी थी, तथा ध्वस्त इमारतों के मलबे से 100 का मिलना अभी भी जारी है। 25,000 से ज्यादा इमारतें भूकंप के झटकों से वहां ध्वस्त हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां 7 दिन का राष्ट्रीय शोक राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगन ने घोषित किया था। भारत सहित अनेक देशों ने संकटग्रस्त तुर्की और सीरिया के लिए राहत सामग्री तत्काल ही रवाना की।
भारत ने राहत सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और ड्रिलिंग उपकरणों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए वहां भेजी। कश्मीर मामले में खुलकर पाकिस्तान का साथ देने वाला तुर्की में राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से मोस्ट वीवीआई ऑपरेशन दोस्त नाम से सहायता मिशन भारत से संचालित किया गया। देख रहे हैं ना, यही वही तुर्की है जो पाकिस्तान का मदद करता है। अब पाकिस्तान तो अपने भीख मांगा, बहू का कोने को मदद दी। एक कंडीशन में भारत ने मानवता दिखाते हुए ऑपरेशन दोस्त के नाम से वहां मदद भेजा। देखिएगा रिलेशन ठीक हो जाएगा। फिर भी कहले जब भी पड़ोसी से झगड़ा होके घर में पूजा होके पहला प्रसाद पड़ोसी के भेजवा दो, उन्होंने झुकला गिरला के जरूरत नहीं, अपने मत जाइयो, उन्होंने लड़के से भेजवा दिए जो दे आओ, उतने प्रसादी जितने खाई ना उतना सोची। ए हम गलत सोच ले रोनी, देखो तो अगर हमारे शुभचिंतक ना रही तो प्रसादी भेज। इसको जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। यही जियो, ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जब इस तरह से कोई विरोधी विपक्षी देश है, दुश्मन देश है, अगर उसका दिल आप जीतना चाहते हैं तो इस तरह का हरकत करना पड़ता है ना। तो आप लोग भी जान लीजिए, पड़ोस में झगड़ा होगा, लौका टूटेगा खेत में से, सबसे पहले ओकरा के यहाँ लौका पिठा दियो, देख लो लौका खाई ना जितना तोरा गुण गाई, है ना। हाँ एकदम, ओकरा बाद देखी रास्ते कोई प्रणाम भैया, ऑटोमेटिक बात होते 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 तो ठीक है। तो भारत ने जो तुर्की को सहायता पहुंचाई किस ऑपरेशन के नाम से, चलिए। भूकंप के परिणाम स्वरूप हुई भीषण तबाही के लिए भवनों के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग तथा भूकंप रोधी न बनाए जाने को भी बड़ा कारण विशेषज्ञों ने बताया है। तुर्की में भवन निर्माण संहिता लागू है। इसके नियमों के तहत इमारतों को भूकंप रोधी बनाया जाना अनिवार्य है। इन नियमों की ताक पर रखकर वहां लाखों इमारतें इस तरह से बनाई जा चुकी है जिसका निर्माण घटिया है। भवन निर्माण में लापरवाही बरतने के लिए बड़ी संख्या में वारंट वहां जारी किए गए हैं। ऐसे लगभग 130 ठेकेदारों को फरवरी के मध्य तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। घटिया देश, घटिया दोस्त, हमने का मानवता के नाम पे ऑपरेशन दोस्त चला देनी घटिया। चलिए नेक्स्ट है गैब्रियल चक्रवात, मोस्ट वीवीआई। गैब्रियल चक्रवात के नाम का लगा गैब्रियल से न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप में तबाही। पूछेगा ही पूछेगा, अब पूछेगा भी हाल ही में गैब्रियल चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई है। समझे, या घुमा देगा न्यूजीलैंड में भी हाल ही में किस चक्रवात ने तबाही मचाई है। तो गैब्रियल और न्यूजीलैंड दोनों याद रखना है। चलिए, न्यूजीलैंड में गैब्रियल नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने भारी तबाही फरवरी के मध्य में मचाई है। चक्रवाती तूफान के चलते देश के उत्तरी द्वीप में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई। साथ ही 13 फरवरी की भीषण वर्षा से 60,000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए तथा 40,000 से अधिक घरों में बिजली बंद हुई। पानी के कारण क्षेत्र की अधिकांश सड़कों एवं उड़ानें भी वहां बंद हो गई थी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो, हॉक्स बे आदि शामिल थे। न्यूजीलैंड के आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस संकट को न्यूजीलैंड के लोगों के लिए एक वास्तविक खतरे के साथ आई प्राकृतिक आपदा बताया है। इस भीषण आपदा में आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने 14 फरवरी को की है। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीसरा ही अवसर है जब आपातकाल वहां घोषित किया गया है। इससे पूर्व 2019 में क्राइस्टचर्च में आतंकी हमले के बाद 2020 में कोविड महामारी में और तीसरा बार ये आ गया गैब्रियल चक्रवात में। ठीक है, मोस्ट वीवीआई बस इतने सब भुला जा। गैब्रियल चक्रवात किस देश में, या न्यूजीलैंड में किस चक्रवात ने, ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान भारत द्वारा सहायता पहुंचाई। मोस्ट वीवीआई। ठीक है, चलो बड़ा बोल देनी आज लोग। ये तीसरी होगा आज। अब बचल आर्थिक खेलकूद। अगला सप्ताह